सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पैकिंग होता कैसे और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आप लोगों को समराइज करवा देता हूं टेबल के थ्रू कि अभी तक हमने कितने फॉर्मूले टाइप क्वेश्चन कर लिए हैं। तो देखिए फटाफट से ध्यान से मेरे साथ उसको अपनी कॉपी के अंदर बनाइए साथ में, और जितनी बार इसको लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा। सो चलिए फटाफट से समराइज कर लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा। सो समरी, और एक बहुत ही बेहतरीन टेबल बना रहा हूं जो आप लोगों को काफी ज्यादा काम देगी। सबसे पहले वो समरी के अंदर हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कहूंगा कि आप साथ साथ बना लीजिएगा। क्रिस्टल सिस्टम हम लोग यहां पर लिखेंगे, उसके बाद यहां पर लिखेंगे उसकी रैंक। ठीक है, रैंक लिखेंगे। उसके बाद यहां पर लिखेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ठीक है, ए एंड आर रिलेशन, सबको समझ में आया? ए एंड आर रिलेशन को यहां लिखेंगे। उसके बाद परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी को मैं यहां लिखूंगा, और लास्ट में परसेंटेज वॉइड्स को लिखूंगा। और इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा टेबल हम लोगों को अभी प्रिपेयर करना है और इसको फटाफट से याद कर लेना है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये याद हो गया होगा, लेकिन आप इसको जितनी बार देखेंगे ना, आपके लिए सवाल उतने ही ज्यादा आसान होते जाएंगे। ये मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम है सिंपल या फिर प्रिमिटिव। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम हमने लिया, सिंपल क्यूबिक या फिर उसको प्रिमिटिव भी कहते हैं। सो प्रिमिटिव मैं यहां लिख देता हूं। सो आपको क्यूबिक सिस्टम, ये आपको याद रहना चाहिए। सिंपल या फिर क्यूबिक, प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम का रैंक कितना होता है? मतलब रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, पर यूनिट सेल। ठीक है, उसको हम लोग रैंक बोलते हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल बोलते हैं। सो फाइनली हम लोग जानते हैं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। सो कॉर्नर के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक ही एटम ओवरऑल हमें दिखाई देता है जो यूनिट सेल के अंदर है। सबको समझ में आ गया? यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए मैं यहां पर इस टेबल को थोड़ा और अच्छा बना देता हूं। ये अगर इसका रैंक 1 होता है तो एक्चुअल में हमें यह देखना है कि इसके पार्टिकल किधर किधर होते हैं। ओनली एट कॉर्नर्स, ओनली एट कॉर्नर्स, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहां पर पार्टिकल्स किधर होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारे पास आपके ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए सिंपल यूनिट सेल के अंदर ए और आर में क्या रिलेशन होता है? दैट इज ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए, या फिर क्या बोलेंगे, आर इज इक्वल्स टू ए बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हमने इस्तेमाल भी किया था। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 52%। तो परसेंटेज वॉइड कितने होते हैं? टोटल 48% वॉइड होता है। ये टेबल आपको बहुत ही ज्यादा काम देगी, बहुत ही ज्यादा। तो फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड पर चलते हैं। सेकंड सिंपल के बाद चलते हैं बॉडी सेंटर के ऊपर। सो फाइनली बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर सबसे पहले रैंक कितनी होती है? 2। अब ये रैंक 2 क्यों होती है? क्योंकि आपके एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं एटम, और दूसरे कहां होते हैं? इन बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं ए और आर में क्या रिलेशन था। यहां पर ए और आर में क्या रिलेशन था याद कीजिए, मैंने आपको बताया था दैट आर इज इक्वल्स टू √3a/4, यही था। या फिर हम लोग बोलते हैं ए इज इक्वल्स टू 4r/√3, यही था ना। तो चलिए फाइनली r इज इक्वल्स टू √3a/4 या फिर a इज इक्वल्स टू 4r/√3। ये सिंपल सा रिलेशन आया था जो आप लोगों को ध्यान रखना है, और इससे बड़े आसानी से याद हो जाता है। इसकी मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी वीडियो के अंदर। अब चलता है परसेंटेज पैकिंग में। तो इसका परसेंटेज पैकिंग होता है 68%। तो परसेंटेज वॉइड कितने हुए? 32%। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, वॉइड के बारे में पूछा जाता है, खाली जगह कितनी होती है अगर आपका अरेंजमेंट बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का है तो। ठीक है, चलिए थर्ड और लास्ट फेस सेंटर्ड के लिए। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम लोग देखें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का सबसे पहले रैंक कितना होता है? 4। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर कॉर्नर पे तो होते ही हैं, उसके अलावा कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, उसके अलावा किधर होता है? 6 फेसेस पे होता है। ठीक है, फेस के सेंटर पे, बिल्कुल फेस के सेंटर पे होता है। नाउ व्हाट अबाउट रिलेशन? चलिए मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी रहे कि ये किसका कौन सा है। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो मैंने लाइन खींच दिया है, आप लोग प्रॉपरली बनाइएगा। सो ये हो गया इसके लिए। ठीक है, चलिए फाइनली इसका हम लोग ए और आर के बीच का रिलेशन देखते हैं जो कि बहुत आसान है। दैट आर इज इक्वल्स टू √2
a/4, या फिर बोलेंगे a इज इक्वल टू 4r/√2। ये लीजिए, हो गया। सो फाइनली ये हमने a और r में रिलेशन देख लिया। अब पैकिंग एफिशिएंसी को देखते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, परसेंटेज कितना होता है, 74, ठीक है। सो फाइनली 74% होता है, परसेंट को पीछे लगा देता हूं, चलिए। और फाइनली यहां पर वॉइड कितने होते हैं, परसेंटेज वॉइड होते हैं सिर्फ 26%। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव पैकिंग किधर होती है, मोस्ट इफेक्टिव पैकिंग होती है फेस सेंटर्ड के अंदर। सबको समझ में आ गया। सो ये एक फाइनाइट और बहुत ही वंडरफुल टेबल है, और इस पे क्वेश्चन अमूमन नीट ले लो, एग्जाम चाहे एम्स ले लो, जेई मेंस ले लो, उनमें इनमें से सीधे क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। आई होप आप लोगों सबको याद हो गया होगा। अब हम आगे चलेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पैकिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे होता है वो हमें देखना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम की पैकिंग होते कैसे है, वो हमें समझना है। और साथ ही साथ हम जब पैकिंग कर रहे होंगे तो मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी बताऊंगा। सो जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताऊंगा तो हमें ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसको है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। सो विल टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। लिखिए द नंबर ऑफ nearest neighbors, nearest neighbors, ठीक है। नियरेस्ट नेबर्स का मतलब क्या है, टचिंग एटम। अगर मैं उसको शॉर्ट में बोलूं, मतलब अगर शॉर्ट एंड स्वीटली समझे तो उसका टचिंग एटम मतलब निकलता है, ठीक है। सो टचिंग एटम, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स टू एनी अदर constituent atom in crystal is called coordination number, ठीक है। मतलब क्या है, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, लेकिन मतलब सिंपल ये निकलता है कि किसी एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके नियरेस्ट नेबर भी होंगे, और फाइनली वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होएगा। सबको समझ में आ गया। किसी एक एटम को क्रिस्टल के अंदर जो पैकिंग आपने की है उसको कितने एटम टच कर रहे हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा, वो उसके नियरेस्ट नेबर्स भी होंगे। सबको समझ में आ गया। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, तो जरा ध्यान से इसको देखिए। देखिए पैकिंग कितने तरह की होती है, जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो उसके हिसाब से मैं कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको डिफाइन भी करूंगा। सबसे पहले हम लोग वन डायमेंशनल पैकिंग करेंगे। कितनी, वन डायमेंशनल पैकिंग, 1D पैकिंग। सो देखिए 1D पैकिंग का मतलब क्या है, 1D पैकिंग का मतलब सिर्फ एक ही डायमेंशन में पैकिंग करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, स्फीयर लिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिए, और अगर मैं सिर्फ उसको इस तरह से अरेंज करता हूं, ध्यान से उसको देखिए, ये देखिए ये इस तरह से, ध्यान से उसको देखिएगा, ये ठीक है, इस तरह से। तो ये सिर्फ एक ही डायमेंशन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। नहीं, अगर ये एक्स एक्सिस हो तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसको वन डायमेंशनल पैकिंग बोलते हैं। अब देखिए ये इनफाइनाइट है, इधर की तरफ भी और उधर की तरफ भी इनफाइनाइट है, क्योंकि क्रिस्टल में एक आध तो एटम होता नहीं है। वहां तो क्या होता है, अगर पूरा क्रिस्टल है तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो आप खुद से बताइए, इसको वन डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं। सो फाइनली अगर आप खुद से बताइए कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि एक किसी एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, और वन डायमेंशन में अगर किसी भी एटम को पकड़ लो, मान लो कि इस एटम को पकड़ा, तो उसको कितने एटम टच कर रहे हैं, ये एक और ये दो ही टच कर रहे हैं। सबको समझ में आ गया, क्योंकि वन डायमेंशन है, कुछ और तो है ही नहीं। तो फाइनली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा, वन डायमेंशन में 2। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, और ये इसके नियरेस्ट नेबर्स भी हैं, NN भी कहेंगे इसको, नियरेस्ट नेबर्स। तो वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, और नियरेस्ट नेबर भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो दोनों की एक ही बात है। सबको समझ में आ गया। चलिए वन डायमेंशन से अब चलते हैं हम लोग 2 डायमेंशन की तरफ। अगर मैं 2 डायमेंशन पैकिंग बनाऊं तो 2D पैकिंग देखें हम लोग कैसी होती है, ध्यान से उसको देखिएगा। 2 डायमेंशन का मतलब आप एक्स डायरेक्शन में जाइए तो आप वाई डायरेक्शन में भी चले जाइए। तो देखिए 2D पैकिंग जो है ना, 2 तरह से पॉसिबल है, ध्यान से उसको देखिएगा। 2D पैकिंग, जरा दिमाग लगाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2D पैकिंग आप कैसे कर सकते हो, 2 तरह से कर सकते हो। देखिए सो यहां पर मैं 2D पैकिंग करके दिखाता हूं, आप जरा उसको गौर से देखिएगा। तो मैं यहां लिख भी देता हूं उनके नाम क्या है, उसके हिसाब से आप पहचान भी जाओगे। तो 2 डायमेंशन पैकिंग होती है 2 तरह की। एक तो होती है 2D स्क्वायर पैकिंग, यहां लिख देता हूं 2D स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। और दूसरी होती है 2D हेक्सागोनल पैकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डायमेंशन हेक्सागोनल पैकिंग।
टू डायमेंशन हेक्सागोनल पैकिंग। चलिए हम दोनों को देखते हैं तो आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा 2D स्क्वायर पैकिंग का मतलब क्या है। देखिए मैं आपको अरेंज करके दिखाता हूं जिससे अंदाजा होगा। मान लो ये मैंने पहले फर्स्ट लेयर लगा दिया एक्स डायरेक्शन के अंदर, अभी तो हम लोग एक्स ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वाई डायरेक्शन में गए? नहीं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स डायरेक्शन के साथ साथ वाई डायरेक्शन में भी जाते हैं। तो उसके जाने के दो तरीके हैं। ये तरीका है कि इसके जस्ट नीचे मैं दूसरा एटम लगा दूं, तो देखिए यहां पर इसके जस्ट नीचे मैं दूसरा एटम लगा रहा हूं। एक तरीका तो ये है। तो बस इन एटम के जस्ट नीचे अगर मैं दूसरा एटम लगा के जो पैकिंग बना रहा हूं टू डायमेंशन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2D स्क्वायर पैकिंग बोलेंगे। इसके जस्ट नीचे मैं यहां पर तीसरी लेयर भी लगा रहा हूं। अभी टू डायमेंशन में ही जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया? इस तरह से अगर आपने एटम का अरेंजमेंट किया है तो अभी हम लोग कहां हैं? एक्स और वाई डायरेक्शन में ही हैं। क्या जेड डायरेक्शन में गए? नहीं। तो इसको स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं जब आप एक एटम के जस्ट नीचे दूसरा एटम लगा दो। सबको समझ में आ गया? तो इसको 2D पैकिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में नहीं है, 3D में नहीं है। सबको समझ में आ गया? सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में ही आपने इसको किया है, तो 2 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग कहेंगे इसको, 2D स्क्वायर पैकिंग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। देखिए अब ये क्रिस्टल इन्फानाइट है, मैंने तो इतना सा दिखाया है, छोटा सा पोर्शन। अब आप बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा? तो मैं नीचे लिखता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नियरेस्ट नेबर्स फॉर एनी एटम, जो उसे टच कर रहे हो। तो कोई भी एक पकड़ लो। मान लो मैं इसको पकड़ लेता हूं, ठीक है, तो उसको कौन कौन से एटम टच कर रहे हैं? एक तो ये कर रहा होगा, दूसरा ये रहा, तीसरा नीचे, और चौथा ये, 4 ही है जो उसे टच कर रहे हैं। सबको समझ में आ गया? तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 2D पैकिंग के अंदर 4 ही होता है। सबको समझ में आ गया? ये ऐसा ही है कि आपको एक डब्बा दिया गया और आपको लड्डू लगाने हैं, लड्डू अरेंज करने हैं। तो लड्डू में आपने सबसे पहले क्या किया? पहली लेयर लगाई है। तो पहली लेयर का मतलब सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में गए हो, वो 2D लेयर हुई। और आपने भी लेयर कैसे लगाई? एक लड्डू के जस्ट नीचे दूसरा लड्डू रखा है। आया समझ में? इस तरह से आप खुद ही सोचिए कि एक लड्डू को कितने लड्डू टच कर रहे होंगे। तो 4, वो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें दिखाई दे रहा है। 4 लड्डू उसको टच करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप खुद से कॉपी के अंदर डायग्राम बनाएंगे तो आप 4 से ज्यादा आपको दिखेंगे ही नहीं। 2 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग का मतलब एक एटम के जस्ट नीचे दूसरा एटम रखा हुआ है। अच्छा 2D हेक्सागोनल पैकिंग क्या होती है, जरा उसको समझें। 2D हेक्सागोनल पैकिंग बड़ी स्पेशल है, जरा ध्यान से उसको देखिए। मैं उसको बना के दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। ध्यान से उसको देखिएगा। 2D हेक्सागोनल पैकिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेयर लगाते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई, ये 1, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2, 3, 4, 5, ऐसे इन्फानाइट है। हमारा एक्स डायरेक्शन में हम लोग गए, क्योंकि 2D है तो वाई डायरेक्शन में भी जाना है। अब वाई डायरेक्शन में जाने का तरीका क्या है? देखिए आपने डब्बे में जब लड्डू लगाने थे तो आपने एक लाइन में एक लगा दिए। अब आपके पास और भी है, अभी डब्बे में जगह है, तो अब कैसे लगाओगे? मैं इस तरह से भी तो लगा सकता हूं कि इन दोनों एटम के बीच में जो जगह है वहां पर लगा दूं। तो देखिए मैं यहां पर अब क्या कर रहा हूं, यहां पर लगा रहा हूं। ध्यान से उसको देखिएगा, यहां से 3D पैकिंग का रास्ता बनेगा, इससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो इन दोनों लड्डुओं के बीच में जो जगह थी वहां पे मैंने एक और लड्डू रख दिया। तो ऐसे ही आप एटम की अरेंजमेंट कर लो। तो फाइनली देखो, इन दोनों के बीच में जो जगह है वहां पे मैंने रख दिया, इन दोनों के बीच में जो जगह वहां मैंने रख दिया, और इन दोनों के बीच में जगह वहां मैंने रख दिया। तो देखो स्पेशल हो गया ना ये भी अरेंजमेंट। इसको 2D हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूं, देखो जरा ध्यान से। फिर मैं क्या करूंगा, इसके जैसा ही नीचे लगाऊंगा, इसके जैसा ही नीचे, मतलब यहां पर इसके जैसा ही नीचे रखना है। तो ये हो गया, फाइनली ये हो गया, ठीक है, टच करते हुए। सो इसके जस्ट नीचे ये हो गया, और इसके जस्ट नीचे ये हो गया, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे ये हो गया। सबको समझ में आया? और उसके बाद फिर से क्या करोगे, इन दोनों के बीच में जो जगह है उसको लगाओ। सारा डायग्राम का खेल है। अगर आपने ये ढंग से बनाए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस तरह की जो पैकिंग होती है ना, जिसमें आप क्या कर रहे हो, इन दोनों के बीच की जो वॉइड है, जो जगह बनी हुई है, उसको इस्तेमाल करके आप उसको सहारा देके रख रहे हो। अब आप खुद से सोचो, दैट इज मच बेटर। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे एक स्टेबल पोजीशन है जिसमें आप लड्डू को फंसा रहे हो, तो पैकिंग बड़ी क्लोज हो गई है। जबकि यहां पर ये स्टेबल नहीं है। अगर आप खुद ही सोचो कि आप क्या बॉल्स को, आपको मैं बॉल दे दूं टेनिस की बॉल, तो आप क्या ऐसे अरेंज करोगे तो वो स्टेबल होगी? थोड़ा सा धक्का लगेगा, फिसल जाएगा। लेकिन ये क्या है, आपने 2 बॉल के बीच में तीसरी बॉल को रखा है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे तो ज्यादा है। अब इसको हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा। आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट नेबर्स, सही है? तो बताइए इसके नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे, कितने हैं जो इसको टच कर रहे होंगे? जरा ध्यान से फोकस करके देखोगे तो अंदाजा हो जाएगा।
तो देखिए यहां पर नियरेस्ट नेबर कितने हैं, सोच सकते हैं आप। कोई भी एक एटम पकड़ लो, हालांकि मुझे इसके लिए एक लेयर और बनाना चाहिए था, बट फिर भी आप सोच के बताइए कि यहां पर कितना हो सकता है। तो देखिए यहां पर अगर मैं इसको पकड़ लूं, इस एटम को, तो देखो कितने एटम ने टच किया है इसको। एक तो ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, सही है, एक ये रहा 4, एक ये रहा 5 और एक ये रहा 6। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक हेक्सागोनल टाइप का बनेगा, इस तरह से, यूं यूं और इधर 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 और इधर। ये देखो हेक्सागोनल टाइप का बन गया ना, कितनी स्मार्ट पिक्चर बन गई है। और फाइनली आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी समझ में आया होगा। टोटल 6 इसको टच करते हुए हैं, तो फाइनली इसके नियरेस्ट नेबर 6 होंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और इसको 2D हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हेक्सागोनल दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो फाइनली हेक्सागोनल के टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर जो स्ट्रक्चर था वो स्क्वायर टाइप का दिखाई देगा आपको। ये देखिए यहां पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये देखिए, ठीक है, जबकि वहां पर हेक्सागोनल। तो इसको स्क्वायर बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल बोलते हैं। सो यहां पर 2 डायमेंशन पैकिंग मैंने आपको बताई। अब 2 डायमेंशन से मतलब क्या, अब आपको 3 डायमेंशन की तरफ जाना है। 3 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, इनके ऊपर और नीचे भी लेयर लगानी है। तो हालांकि मेरे पास तो 2D दिखाने लायक ही हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि बोर्ड है। बोर्ड में तो 2D दिखा सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3D दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी आप देखिए पैकिंग की किस तरफ जा रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी देखो। फाइनली सॉरी, पैकिंग के बारे में देखो, 1 डायमेंशनल पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2, साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताते जा रहा हूं। 2 डायमेंशन पैकिंग 2 तरह की होती है, एक तो स्क्वायर और दूसरी हेक्सागोनल। क्यों होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो भी मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो आप इमेजिन करोगे तो 3 डायमेंशन भी समझ में आने लगेगा। समझ में आ गया। तो देखिए 1 डायमेंशन पैकिंग एक ही तरह की होती है, 2 डायमेंशन पैकिंग 2 तरह की होती है, 3 डायमेंशन पैकिंग 3 तरह की होती है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहीं से एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं। तो हम आगे चलते हैं, 3D पैकिंग को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखते हैं। 3 डायमेंशनल पैकिंग कैसे करेंगे, तो ध्यान से उसको देखिएगा। मैंने आपसे कहा था कि 1 डायमेंशनल पैकिंग तो एक ही तरह की होती है, 2 डायमेंशनल पैकिंग 2 तरह की होती है, 3 डायमेंशनल पैकिंग 3 तरह की होती है। तो मैं लिखता हूं यहां पर, जरा ध्यान से उसको देखिएगा। तो 3D पैकिंग, तो देखिए 3D पैकिंग जो है वो यहां लिख रहा हूं, और 3D पैकिंग होगी 3 तरह की, ठीक है। तो मैं पहले आपको बताता हूं कि वो 3 तरह की पैकिंग, और फिर उसके डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताऊंगा, ठीक है। ये फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, और उसके बाद ये थर्ड। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझिए आपके क्वेश्चन होने लगेंगे। ध्यान से उसको देखिएगा। 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है पहली तो ए टाइप की। अब इसका क्या मतलब है, ए टाइप, उसको हम लोग बोलते क्या है, यहां इसको बोलते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग, ठीक है, 3D स्क्वायर पैकिंग। अभी थोड़ी देर में बता दूं, डोंट वरी, बहुत सिंपल है। 3D स्क्वायर पैकिंग भी कहते हैं। चलिए ए टाइप की पैकिंग को 3D स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा अंदाजा दे देता हूं, नीचे की जैसी लेयर है उसके ऊपर की भी वैसी ही लेयर है, उसके ऊपर की भी वैसी ही लेयर है, सेम, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। सो उसको ए टाइप। दूसरी होती है ए बी टाइप की, ए बी टाइप की। मतलब पहली लेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर लगाई है वो डिफरेंट है, फिर उसके बाद जो तीसरी लेयर लगाई है वो पहली लेयर के जैसी है, समझ में आ गया, और चौथी लेयर लगाई है वो दूसरी लेयर के जैसी है। आया समझ में। इस पैकिंग को हम लोग 3D हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं, HCP, 3D HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन, उसको ए बी पैकिंग भी बोलते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पैकिंग ए टाइप की, इसको बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर अगर आपने क्या किया यहां पर, देखिए जरा ध्यान से, पैकिंग करिए ऐसी ए बी सी, मतलब 3 लेयर, मतलब ए, उसके बाद जो अगली लेयर लगाओगे वो ए से डिफरेंट होगी, फिर उसके बाद जो अगली लेयर लगाओगे वो बी से डिफरेंट और ए से भी डिफरेंट होगी। एबीसी पैकिंग, ऐसी पैकिंग को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल FCC, ठीक है। इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, FCC या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, CCP भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, FCC या फिर CCP बोलते हैं। तो देखिए कितना आसान हो गया। ए टाइप का पैकिंग 3 डायमेंशनल स्क्वायर, ए बी टाइप का पैकिंग 3 डायमेंशनल HCP, और एबीसी टाइप का पैकिंग 3 डायमेंशनल FCC होता है। अब बना के दिखाते हो तो और क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में। पहले बनाते हैं हम लोग ए, ये तो बहुत ही आसान है। अब इमेजिन करिएगा, मतलब हम 3D बना रहे हैं तो पहले 2D तो बनाओ। तो 2D कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है। ये पहला लेयर हम लोग तैयार करते हैं एक्स डायरेक्शन में, करा हमने तैयार, ये एक्स डायरेक्शन।
तो y डायरेक्शन में कैसा होना चाहिए, ये देखिए y डायरेक्शन में भी इसके जस्ट, क्योंकि स्क्वायर है तो इसके जस्ट नीचे, हमको तो कुछ अलग करना ही नहीं है, इनके जस्ट नीचे ही एटम अरेंज करने हैं, सही है। तो इनके जस्ट नीचे मैंने एटम अरेंज कर दिए, ध्यान से उसको देखिएगा, कोई मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, ध्यान से उसको देखिए, इनके नीचे एटम अरेंज कर दिए। अब ये एक्स और वाई डायरेक्शन में आपने अरेंज कर दिए तो 2D पैकिंग हुई। 3 डायमेंशन पैकिंग को आप इमेजिन करो, अब इसके जस्ट ये पहली लेयर, अगर ये डब्बा होता है तो डब्बे के अंदर लड्डू की पहली लेयर लग चुकी है। अब डब्बा तो डब्बे की क्या है, इतनी उसकी हाइट भी है। सो फाइनली अगर ये लेयर आ चुकी है इतनी, तो उसके ऊपर एक लेयर और आ सकती है, तो इसके ऊपर एक लेयर और लगानी है आपको, और वो भी ऐसी लगानी है जैसे नीचे वाली लेयर है, ए उसके बाद ए, उसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग। मतलब आप एक्स डायरेक्शन में जा चुके हैं, आप वाई डायरेक्शन में जा चुके हैं, अब आपको जेड डायरेक्शन में जाना है, आपकी तरफ, समझ में आ गया। तो इसके ऊपर लड्डू लगाने हैं और ऐसे ही लगाने हैं। तो देखिए इसके ऊपर लड्डू लगाएं और ऐसे ही, मैं इसको छोटा छोटा ऐसे दिखाता हूं, सेम, कोई फर्क नहीं है, ध्यान से उसको देखिए, बस यही है 3 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग। आया समझ में, दिखा छोटे छोटे रहा हूं, लेकिन आप समझ जाइए, सेम साइज का सेम लेयर इसके जस्ट ऊपर लगा दो तो वो 3 डायमेंशन हो जाएगा, एक्स वाई तो जेड। आया समझ में, जेड डायरेक्शन। अब आप खुद से सोच के बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा। देखिए आप कोई भी एक एटम पकड़ लीजिए, देखिए मान लीजिए कि मैंने ये वाला एटम पकड़ा, सही है, तो उसको देखो कितने एटम टच कर रहे होंगे, एक ये, 2 3 4, तो ये तो हमारे पास क्या हो गए, एक्स और वाई डायरेक्शन में 4, उसके बाद जेड डायरेक्शन में इसके जस्ट ऊपर भी तो एक होगा। इमेजिन करो ये अगर है इसके यहां पर, इसके यहां पर, इसके यहां पर, इसके यहां पर, इसके एक नीचे भी होगा और इसके एक ऊपर भी होगा, समझ में आया। तो फाइनली टोटल कितना हो गया, 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इमेजिन करके देखो, अगर यही एटम है तो इसके इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ 4, तो ये हो गए आजू बाजू वाले, एक इसके नीचे और एक इसके ऊपर, तो टोटल 6 हो गए। सबको समझ में आया, टचिंग। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर बोले नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, 6। खुद से बना के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घर पे क्या करो, छोटी छोटी बॉल्स लेके आ जाओ और उसको अरेंज करके, लड्डू लेके आ जाओ उसको अरेंज करके देख लो, आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा। तो 6 को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन रहा है 6। सो चलिए गाइज, अब मैं आपको ये बताता हूं कि यहां पर ए बी टाइप पैकिंग और एबीसी टाइप पैकिंग ये कैसे बनाओगे, समझ में आ गया। तो वैसे ये 3 डायमेंशन है, थोड़ा डायग्राम हार्ड है, लेकिन मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे बनेगा, ध्यान से उसको देखिएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले ये पैकिंग कैसे बनी थी, जब आपने 2D स्क्वायर पैकिंग ली और उसमें आपने क्या किया, ऊपर वाली लेयर भी नीचे वाली लेयर के जैसी ही थी, तो 3D स्क्वायर पैकिंग बन गई। यहां पर स्क्वायर पैकिंग नहीं लेनी है, दोनों के लिए आपको 2 डायमेंशन हेक्सागोनल पैकिंग लेनी है, जिससे 3 डायमेंशन की तरफ आपको जाना है। तो उसमें क्या करना है जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें ए टाइप की लेयर बनानी है, जो कि कैसे बनेगी, इन बोथ द केसेस, ध्यान से इसको समझिएगा, इन बोथ द केसेस जो आपने ए लिखा है वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग होगी। हेक्सागोनल पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग बोथ द केसेस आपको बनानी है। तो मैं यहां पर बनाता हूं, जरा ध्यान से उसको देखो। जो ए टाइप की लेयर है वो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग होगी। सबको समझ में आ गया। तो मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं आपको, जरा ध्यान से उसको देखो। पहले तो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग बनाते हैं। तो देखिए मैं यहां बना रहा हूं, ये देखिए, ये मैं डायग्राम को थोड़ा थोड़ा, ये एटम को थोड़ा दूर बनाऊंगा जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये पहला एटम ले लिया, सपोज वैसे पास ही होते हैं एटम, मैं दूर दूर इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और कुछ उसका लॉजिक नहीं है, ठीक है। सो यहां पर अब आप देखो, अगर मुझे ये तो 1 डायमेंशन हुआ, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल बनानी है तो इन दोनों के बीच में मुझे एटम रखना है। ये देखिए मैंने रख दिया, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। चलिए फिर मुझे क्या करना है, ऐसी ही लेयर नीचे, ध्यान से उसको देखो, या फिर इन दोनों के बीच में कहें तो बीच में, ये देखिए एक यहां, ठीक है, एक यहां और एक यहां। सबको समझ में आया। ऐसे ही नीचे ये 1, ये 2 और ये 3। चलिए ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग बनाई। अब यहां पर अगर आपको देखो, ये ए टाइप का लेयर हो गया। अब आपका कैसा लेयर, ए टाइप का लेयर हो गया। अब सीन क्या है, जरा ध्यान से उसको देखो। अगर आपको यहां पर ए बी टाइप का पैकिंग बना दिया तो वो तो हेक्सागोनल होएगा, यानी कि ऊपर का लेयर नीचे वाली लेयर के जैसा नहीं होने वाला। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको वॉइड की सिचुएशन समझने की जरूरत है। ध्यान से उसको देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा और मेरी बातों को समझिएगा। देखिए अब यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि एटम पास पास है, तो ये 1, ये 2 और ये तीसरा एटम जो आपने लिया उसके बीच में एक जगह बनेगी।
तो उस वॉइड को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर 3 बॉल के बीच में जो जगह बन रही है उसको एक वॉइड का नाम देंगे और उस वॉइड का नाम क्या होगा, ट्राइगोनल वॉइड। ठीक है, ट्राइगोनल वॉइड कहेंगे इसको, क्योंकि 3 बॉल से मिलकर बना है। तो यहां पर 3 बॉल से मिलकर बना है तो ट्राइगोनल वॉइड होगा। अब क्रिस्टल जो होता है उसमें ट्राइगोनल वॉइड तो सिर्फ नीचे वाली लेयर में दिखेंगे। इमेजिन करो ऐसी कितनी सारी लेयर्स होंगी उसके अंदर, तो सिर्फ नीचे वाली लेयर। अगर मैंने कोई बीच में से लेयर उठा ली होती, तो अगर कोई बीच में से लेयर उठाई होती तो इस लेयर के नीचे भी कुछ एटम होते कि नहीं होते। तो अब देखिए अंदाजा, ध्यान से उसको देखिए। मैं मान लेता हूं कि यहां पर इस लेयर के नीचे आपके पास इस लेयर के नीचे भी एक लेयर है, मान लेते हैं। और अगर इस लेयर के नीचे एक लेयर है तो वो लेयर कुछ ऐसे हो, ध्यान से उसको देखिएगा कि मैंने यहां पर क्या किया है, ये 3 बॉल्स दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, ठीक है। और मेरे को यहां से देखने पर नीचे वाली बॉल दिख रही है, उसका सिर दिख रहा है, कुछ खाली नहीं है, सिर दिख रहा है, मतलब नीचे वाली बॉल। तो ये चौथी बॉल हो गई। इमेजिन करो इन 3 बॉल के नीचे यहां पर जो आप यहां से देखने जाओगे तो आपको नीचे वाली बॉल दिख रही है, समझ में आ गया। तो टोटल 4 बॉल हो गई। अब नीचे वाली बॉल और ये 3 ऊपर वाली बॉल, ये नीचे वाली बॉल और 3 ऊपर वाली बॉल आपस में मिलकर एक वॉइड बनाएंगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस वॉइड को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, मतलब 4 बॉल से मिलके बनने वाला वॉइड, हम उसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड किधर है, ये देखो, ये 3 बॉल और उसके नीचे एक बॉल, तो टोटल 4 बॉल। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। मैं लिख देता हूं ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं टी, यहां पर भी टी, यहां पर भी टी दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ये 3 बॉल, यहां पर टी, ये देखिए दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो फाइनली ये 3 बॉल, तो यहां पर टी, यहां पर टी, यहां पर टी, ये आपके टेट्राहेड्रल वॉइड है। क्यों मैंने टेट्राहेड्रल लिखा, क्योंकि क्रिस्टल में बीच में अगर ये लेयर है तो उसके नीचे लेयर होगी ऑटोमेटिकली, है तो उसमें अगर हमें नीचे वाली बॉल का सिर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये नीचे वाली बॉल और 3 ऊपर वाली बॉल, 4 बॉल हो गई। 4 बॉल से जो आपके पास यहां पर वॉइड बनेगा उसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड के मैंने यहां पर टी लगा दी है, सबको मालूम पड़ रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर आपने बी टाइप की लेयर में टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर लिए तो देखो वो पैकिंग कैसी हो जाएगी, एचसीपी। मतलब एचसीपी पैकिंग में आप क्या करते हो, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होते हैं, उससे एचसीपी पैकिंग बनती है। अब मैं आपको बना के दिखा देता हूं। देखो मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किया, तो ये व्हाइट कलर से जो बना रहा हूं वो टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने के बाद, ठीक है, एटम रख दिए। ध्यान से उसको देखना, क्लियर होता है सब लोगों को। ये व्हाइट कलर से जो बना रहा हूं वो टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने कवर कर लिए हैं, समझ में आ गया सब लोगों को। ये देखिए बहुत सिंपली डायग्राम से कोशिश कर रहा हूं समझाने की, ठीक है। ये देखो, तो आपकी बी टाइप की लेयर तैयार हो गई। तो ये व्हाइट कलर की जो लेयर है वो बी टाइप की है। अब जब आपको देखो ए टाइप हो गया, बी टाइप हो गया, अब वापस से ए टाइप की लेयर आनी चाहिए। तो मतलब जो आपकी ब्लू कलर की आपको नीचे दिखाई दे रही है, बस वैसे ही अगर आपने एटम रख दिए तो वो पैकिंग क्या कहलाएगी, आपकी एचसीपी। समझ में आ गया सबको। तो अभी इनफैक्ट आपको एचसीपी पैकिंग तो समझ में आ गई होगी, आ गई सब लोगों को। मतलब ये ब्लू कलर की ए, व्हाइट कलर का बी, फिर उसके बाद ए के जैसा ही उसके ऊपर लगा दिया है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एचसीपी पैकिंग। सबको क्लियर है ना। व्हाट अबाउट एबीसी, एबीसी, सीसीपी पैकिंग कब बनेगी, सीसीपी पैकिंग तब बनेगी जब आप सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कवर करोगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये क्या होता है, अगर आपने ये समझ लिया तो हो गया। सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 बॉल से मिलके बनते हैं। कैसे, ये देखिए 3 बॉल तो ऐसे, ये 3 बॉल मैंने रख दिए और उसके ऊपर आपको 3 बॉल और रखने हैं। ध्यान से देखो, ऊपर 3 बॉल, 1 2 और ये 3, तो टोटल 6 बॉल से मिलके जो वॉइड बनता है। अब आप सोचिए 6 बॉल से मिलके जो वॉइड बनेगा, क्या उसमें आपको नीचे वाला आइटम दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। सो फाइनली यहां पर फुल्ली एक खाली जगह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। मैं ओ लिख देता हूं, मतलब 6 एटम से मिलके जो वॉइड बनता है उसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। और अगर हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर ली है तो फाइनली ए बी के बाद सी वाला जो है आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करने हैं। मतलब ए के जैसा नहीं बनाना है। ए तो आपकी सिंपल 2D हेक्सागोनल हो गई, ध्यान से समझिएगा। बी आपने क्या किया, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर की है। सी के अंदर आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर ली है, तो आपकी सी वाली लेयर तो ए और बी से अलग हो गई। तो फाइनली आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करने हैं, दैट्स इट। अब यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड किधर है, तो देखो 3 और 3 6 बॉल से मिलके बनेगा। तो देखो क्या ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं है, ओ लिख देता हूं, ध्यान से उसको देखो, क्या ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं है। कैसे,
ये 3 बॉल ब्लू वाली नीचे, 1 2 और 3, ये 3 ये रही, 1 2 और 3, 3 व्हाइट और 3 ब्लू से जो वॉइड निकल के आ रहा है वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो मैं ओ लिख देता हूं। अगर आपने ये ओ वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर लिए तो इसका मतलब आपने ए बी के बाद सी पैकिंग, सी वाला लेयर बना दिया जो कि ए बी से अलग होगा। आया सबको समझ में? जैसे ये देखिए 1 2 और 3, 1 2 3, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अगर आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर लिए बच्चों तो फाइनली आपका पैकिंग कैसा कहलाएगा? फाइनली आपका पैकिंग कहलाएगा एफसीसी। बस अब डायग्राम आगे आप बना सकते हो, बस आपको ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जगह एक क्या रख देना है, एक नया। मैं रख के दिखा देता हूं, देखो। सो फाइनली ये देखो, ये बिल्कुल हौच पौच हो जाएगा, लेकिन आई थिंक आपको अब समझ में आ गया। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे आपने बोल रखी है वो ना तो बी से मिल रही है ना ए से, बिल्कुल नया तरह का लेयर आ गया आपके सामने। तो ये हो गया ए बी सी। सबको समझ में आ गया? अगर आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर लिए तो कैसा बन जाएगा? एबीसी टाइप का पैकिंग, जिसको एफसीसी पैकिंग भी कहते हैं। सबको समझ में आ गया? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बोल देता हूं, ये देखिए 3 डायमेंशन पैकिंग में आपको अगर स्क्वायर पैकिंग के जैसा ही आपने दूसरा लेयर लगा दिया तो आपके पास ए टाइप का पैकिंग, जिसको 3D स्क्वायर पैकिंग कहते हैं। लेकिन अगर आपने 2D हेक्सागोनल पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने के बाद ए लेयर के जैसी ही लेयर लगा दी, यानी कि ए, ध्यान से इसको देखिएगा, ए लेयर तो कैसी होगी? 2D हेक्सागोनल। और बी लेयर में क्या करना है आपको? टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने। फिर ए लेयर वापस से कैसी होगी? 2D हेक्सागोनल। बी लेयर में क्या करना है आपको? टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने। तो वो क्या हो गया? एबीसी एबीसी, एबी एबी एबी, एचसीपी पैकिंग हो गया। लेकिन अगर आपने क्या किया, यहां पर ए टाइप की लेयर बनाई 2D हेक्सा, और बी टाइप में आपने टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किए, और सी टाइप में आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर किए, तो आप समझ जाइएगा वो टीडी एफसीसी पैकिंग हो गया, 3D एफसीसी या सीसीपी पैकिंग हो गया, जो मैंने यहां पर बना के आप लोगों को दिखाई है। क्लियर हो गया? सो यहां पर इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अब बस आपको ये इमेजिन करना है कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा। तो मैं आपसे कहता हूं सब लोग अभी के अभी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि नियरेस्ट नेबर निकालो इसका, और कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करो। खुद से सोचो कि एबी पैकिंग में फाइनली आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखेगा, और एबीसी पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखेगा। पता है खास बात, दोनों ही केस में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना होगा मालूम है? 12। अब आप इमेजिन करके देखो। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी बुक खोल लो, ठीक है? कौन सी? एनसीईआरटी की। उनमें ये डायग्राम दिए हुए हैं। एक बार आप उस डायग्राम में देख के नियरेस्ट नेबर को खोज के निकालो कि यहां पर नियरेस्ट नेबर कितना आएगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पर तो नियरेस्ट नेबर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6, लेकिन यहां पर दोनों केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा। अब मैं चाहता हूं आप खुद से इन डायग्राम से निकाल के बताओ कि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 क्यों है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वैसे यहां पर आप इमेजिन कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आप बस इमेजिन करके देखो, खुद से मालूम पड़ेगा अपने आप, आपको 12 नजर आएंगे यहां पर। क्लियर हो गया? यहां पर डायग्राम थोड़ा होच पोच हो गया। मैं आपसे कहूंगा एनसीईआरटी खोलो और अभी तुरंत देखो कि यहां पर अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है या फिर एफसीसी पैकिंग होती है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ रहा है। ठीक है गाइस? सो यहां पर मैं अभी फिनिश करता हूं, ठीक है? अगली वीडियो मिलेंगे और इसके आगे प्रोसीड करेंगे। टिल देन आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू सो मच गाइज। होमवर्क आज का वीडियो के साथ में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे दिया हुआ है, इन वीडियोस को शेयर करो उन बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।